हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वापस से लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का वीडियो नंबर 2। ठीक है, इससे पहले आपके लिए हमने वीडियो नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया था। आप सभी को वो वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के लिए इस टाइप का वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे आप सभी को बहुत मदद मिल जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अकेले छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम और बैंकिंग संबंधित प्रश्नों से 25 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहीं से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी भी टॉपिक्स का मैं धीरे धीरे वीडियो लाकर आपका कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार सॉरी बोलना चाहूँगा। इसके पीछे का कारण यह है कि जो इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 डाला था, ठीक है, उसमें मैंने गलती से ये बता दिया था कि जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन 18 अप्रैल 1961 को प्राप्त हुआ था। क्या बोला था? 18 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो ये गलत है। ठीक है, गलती से बाय मिस्टेक हो गया था। आपको याद क्या रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 जो है उसको राष्ट्रपति की अनुमति 28 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1961 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। उस समय जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बस यही एक ठो मिस्टेक हो गया था, बाकी सारे क्वेश्चन तो का उसका आंसर बिल्कुल सही था और क्वेश्चंस भी अच्छे थे, बेसिक क्वेश्चन थे परंतु अच्छे क्वेश्चन थे। और आज का क्वेश्चन जो है उससे थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना कर लाया हूँ कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन अभी जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा बिल्कुल एकदम नया फ्रेश मिलेगा, जिसको मैंने खुद ही तैयार किया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा। ठीक है भाई, इसके सहायता के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करेगी। इसका उल्लेख जो है इस अधिनियम के कौन से धारा में किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या है पहले समझिए। ये जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार होगी वो एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा, किसी एक व्यक्ति को रजिस्ट्रार बनाएगा और इस रजिस्ट्रार के नियुक्ति के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा। ये कौन से धारा के अंतर्गत कहा गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या फिर धारा 5? इसका सही आंसर क्या है वो बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धारा 3। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो धारा 3 है वो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के बात किया गया है। ठीक है, तो वहाँ से हम ये बता सकते थे कि जो धारा 3 है उसी के अंतर्गत ये सारी बातें की गई हैं। धारा 3 के अंतर्गत भी जो धारा 3(1) है, याद रखिएगा, धारा संख्या जो 3(1) है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो देख लिए कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति तो होगा ही, उसके साथ ही रजिस्ट्रार की सहायता के लिए कुछ और भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी, जैसे कि अपर रजिस्ट्रार। ठीक है, यहाँ पे आगे रजिस्ट्रार होगा। ठीक है, अपर रजिस्ट्रार हो गया, फिर संयुक्त रजिस्ट्रार हो जाएगा, उप रजिस्ट्रार हो जाएगा, फिर सहायक रजिस्ट्रार हो जाएगा। इस टाइप के ऑर्डर को भी देखिएगा ना वो, और उसके बाद कुछ अन्य भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 3। धारा 3 के अंदर भी अगर पूछ देगा धारा 3(1) जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समिति को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है? ठीक है, देखिए बहुत सारी सोसाइटियों का गठन समिति है, इसको सोसाइटी समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ABCD, इसमें से किस प्रकार के, या तो A, B या फिर दोनों या फिर कोई नहीं, किस प्रकार की सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है इस अधिनियम 1960 के तहत? पहला, एक ऐसा सोसाइटी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित, उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, पहला। दूसरा कथन है
जो कि किसी समिति की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो। ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर ऐसा कोई सा भी सोसाइटी जिसका उद्देश्य क्या हो, अपने सदस्यों के आर्थिक हित का हो या फिर उनके साधारण कल्याण को, लेकिन किसके अंतर्गत, जो सहकारी सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए ही अपने सदस्यों के हित और उनके कल्याण की बात करे, ऐसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। इसलिए पहला सही है। दूसरा, ऐसी सोसाइटी जो कि किसी समिति की संक्रियाओं को सुकर मतलब और अच्छा बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो। तो इन दोनों तरह के जो सोसाइटी होंगे उनको क्या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अच्छा, ये इस तरह का जो समिति है, सोसाइटी है, उसका रजिस्ट्रेशन की बात कौन से धारा के अंतर्गत किया गया है? तो साथ ही साथ आप धारा को भी नोट डाउन करते चलिएगा। धारा संख्या जो 4 है उसमें इन बातों का विवरण दिया गया है। धारा संख्या 4 क्या कहता है? सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकती है। ठीक है, सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी या फिर की जा सकती हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? धारा 4 के अंतर्गत। यहाँ पे तो आप समझ ही गए कि ए और बी दोनों तरह के जो सोसाइटी होंगे उनको रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत धारा 10(1) में वर्गीकृत सोसाइटियों को रजिस्ट्रार कौन से शीर्ष सोसाइटी में वर्गीकरण कर सकता है? देखिए, यहाँ पे आया धारा 10(1). इस धारा 10(1) के अंतर्गत, क्योंकि जब भी सोसाइटी बनता है ना, तो उन सोसाइटियों को पहले धारा 1 के अंतर्गत बहुत तरह के सोसाइटियों का वर्गीकरण किया गया। पहले क्या किया, जैसे कुछ मैं लिखता हूँ, जैसे हो गया उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी। ठीक है, उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, विपणन सोसाइटी। ठीक है, इन तरह का 10(1) के अंतर्गत सोसाइटियों को इस तरह से, मतलब टोटल यहाँ पे 12 तरह के प्रकार है, कह सकते हो कि 12 प्रकार के सोसाइटियों को 10(1) के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो जब भी सोसाइटी बनती है तो सबसे पहले रजिस्ट्रार क्या करता है, इन सब के अंतर्गत उनको रखता है कि इस तरह के सोसाइटी का गठन हुआ है। लेकिन ये इस तरह के सोसाइटियों के गठन करने के पश्चात भी जो रजिस्ट्रार होता है वो विशेष प्रकार के शीर्ष सोसाइटी के अंतर्गत उनको रखता है। ठीक है, तो किस तरह के सोसाइटी में? शीर्ष सोसाइटी जिसको हम एपेक्स सोसाइटी कहते हैं, केंद्रीय सोसाइटी अर्थात सेंट्रल सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी या फिर प्राइमरी सोसाइटी या फिर उपरोक्त में से सभी। बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो जब पहली बार जब भी सोसाइटी बन के तैयार होगा तो धारा 1 के अंतर्गत ये जो सोसाइटियों का वर्णन है उसके अंतर्गत रखा जाता है। फिर उसके अंतर्गत फिर रखने के पश्चात ये तीनों तरह के शीर्ष सोसाइटी ए, बी और सी, ये तीनों तरह के सोसाइटी जो हैं, एपेक्स सोसाइटी, सेंट्रल सोसाइटी और प्राइमरी सोसाइटी, इन तीनों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इन तीनों में वापस से इन सबको फिर से इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न अब देखते हैं। चौथा प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सोसाइटी से या किसी अन्य सोसाइटी से सदस्य के रूप में कुछ लोन लिया हो, कुछ उधार लिया हो और 12 माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है, मतलब लोन ले लिया, उधार ले लिया, लेकिन 12 महीने से अधिक तक वो पैसा जमा नहीं कर पाया है, तब उसके साथ क्या होगा? वह सोसाइटी के प्रतिनिधि प्रतियुक्त के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा। दूसरा, सोसाइटी के निर्वाचन में मतदाता के रूप में अर्हित नहीं होगा। तीसरा, निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा परंतु मतदाता के रूप में अर्हित हो सकेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस चीज की वर्णन कहाँ किया गया है पहले वो देख लीजिएगा। जो धारा संख्या 50 है, ठीक है, धारा संख्या 50 का जो क है उसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अब इसको समझिएगा क्या बोला गया है इसके अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति अपने सोसाइटी से या फिर किसी अन्य सोसाइटी से सदस्य के रूप में उधार लेता है, अगर वह उधार को 12 माह से अधिक काल अवधि में भी चुका नहीं पाता है
तो ना तो वह व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकता है, मतलब अर्हित नहीं होगा, ये भी सही है, और ना ही जब कोई निर्वाचन होगा तो ना ही उसमें मतदाता के रूप में अर्हित हो पाएगा। मतलब ये दोनों का दोनों, ए और बी दोनों जो विकल्प है बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि शीर्ष सोसाइटी, जिसको एपेक्स सोसाइटी कहते हैं, का क्या उद्देश्य नहीं है। देखिए, जब शीर्ष सोसाइटी होता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य से ही बनाएंगे। तो आप जब पढ़ेंगे इसका जो भी डिटेल पढ़ेंगे तो थ्योरी को, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे उद्देश्य दिए गए हैं। तो उसी में से मैं 4 उद्देश्यों को उठाया हूँ और एक उद्देश्य जो है मैंने अलग से जोड़ दिया है। ठीक है, अब पकड़ना है कि कौन सा उसका उद्देश्य में शामिल नहीं है। पहला, सहकारी सिद्धांतों का पालन और उनके सुरक्षा का उपाय करना। बी, सदस्य सोसाइटियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना। सी, सदस्य सोसाइटियों को विधिक सहायता और सलाह प्रदान करना। और डी, सदस्य सोसाइटियों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना। अब यहाँ से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उद्देश्य नहीं है। कोई भी सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ वर्णन नहीं है इस अधिनियम में कि बहुत सारे जो सदस्य सोसाइटी होंगे उनके बीच में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना है, ऐसी बात इसके अंदर, इसके उद्देश्यों में नहीं की गई है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, इसका वर्णन कहाँ है, तो जो इस अधिनियम का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो 1960 है, उसके धारा संख्या 47 क में इसका वर्णन किया गया, उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसका हेडिंग है शीर्ष सोसाइटी। ठीक है, मतलब एपेक्स सोसाइटी के कृत्य, मतलब क्या कार्य होना चाहिए, इस चीज का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है 47 क के अंदर। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, सहकारी समिति के बोर्ड में उनके सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का स्थानों का आरक्षण किस अनुपात में किया जाएगा। देखिए, जब भी सहकारी समिति या सहकारी सोसाइटी बनेगी तो जब उसका बोर्ड मेंबर की स्थापना होगी तो उनके जो सदस्य होंगे उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य भी तो होंगे ना। तो उनमें आरक्षण किस रेशियो में, किस अनुपात में किया गया है, 2-3-1 के अनुपात में, 1-2-3 के अनुपात में, या फिर कह लीजिए उनकी सदस्यता के अनुपात में, या फिर 4:3:2 किसके अनुपात में किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा जो 48(3) है, ठीक है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उन सभी धाराओं को स्पेशली आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है, तो धारा 48(3 है, उसमें यह वर्णन किया गया है कि जो भी बोर्ड में जितने भी सदस्य होंगे उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा। धारा 48(3 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का युद्ध, नहीं यहाँ पे यूथ दिया गया है। ठीक है, यूथ जो संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट है। मतलब सीधी सी बात ये किया गया है कि संविधान, जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति को हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 344, बताइए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये धारा संख्या, इस अधिनियम का धारा 48 में ही इसका वर्णन किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति किसे कहेंगे। ठीक है, इस अधिनियम में अनुसूचित जाति को किसे परिभाषित किया गया, किसे कहा गया है। तो जो संविधान हमारा जो है, उस संविधान का जो अनुच्छेद 342 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 342 में जो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति का परिभाषा दिया गया है, वही परिभाषा को इस अधिनियम के धारा 48 में भी कहा गया है। और बाकी जो अनुच्छेद 341 है, ये अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है,
अनुसूचित जाति के लिए 341 और अनुसूचित जनजाति के लिए 342। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। पूरा नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्वेश्चंस यहीं से ही बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनाएगा और क्या प्रश्न बनाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैंने 4 विकल्प लिया है, चारों विकल्प में धारा 49, 50, 57 और 58 लिया है और उससे संबंधित विषयों को लिया है और एक विषय को मैंने मिसमैच कर दिया है। उसी को बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। धारा 49 वार्षिक साधारण सम्मेलन, धारा 50 विशेष साधारण सम्मेलन, धारा 57 कोई अगर विवाद हो जाए सोसाइटियों में उसके बारे में, या फिर धारा 58 लेखाओं की परीक्षा। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब के सब सुमेलित हैं। धारा 49 जो है वार्षिक साधारण सम्मेलन के बारे में बताया गया है। धारा 50 के अंतर्गत विशेष साधारण सम्मेलन के बारे में बताया गया है। धारा 58 में लेखाओं के संपरीक्षा कि किस प्रकार रजिस्ट्रार जो है लेखाओं की संपरीक्षा करेगा, इन सारे चीज़ों के बारे में धारा 58 में कहा गया है। परंतु धारा 57 में विवाद की बात नहीं किया गया है। धारा 57 में क्या कहा गया है? तो अभिलेखों के अभिग्रहण की रजिस्ट्रार की शक्ति। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, अभिलेखों के अभिग्रहण करने की किसकी शक्ति? रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार की शक्ति कि जो अभिलेख होंगे उनका अभिग्रहण रजिस्ट्रार कैसे करेगा, ये 57 के अंतर्गत कहा गया है। अच्छा, जो विवाद वाला मैं बात किया, ये विवाद का वर्णन धारा किसके अंतर्गत किया गया है? तो धारा 64 में। ठीक है, धारा संख्या जो 64 है उसमें किसी भी तरह का विवाद वाली बात हो जाती है तो उसका निवारण कैसे करना है उसका वर्णन धारा 64 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां में। 9वां प्रश्न है कि प्रत्येक सोसाइटी के वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कितने समय के भीतर सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि प्रत्येक सोसाइटी के वित्तीय वर्ष जैसे ही समाप्त होता है तो कितने समय के भीतर सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन आवश्यक है, ये बताना है। देखिए, अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ती होगी भाई? देखिए, जैसे कोई वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो अब अगला वित्तीय वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्रियाकलाप है, उन सारी चीज़ों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अनुमोदित करने के लिए वापस से वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक साधारण सम्मेलन की आवश्यकता होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना अगर अपेक्षित है, अगर कोई सदस्य मान लो उनका कार्यकाल समाप्त होता है या फिर नहीं रहा, कारणवश वो नहीं रहे, तो अगर ऐसा लगे कि वापस से कुछ सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है, तब भी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाकर ये सब किया जा सकता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष जैसे ही समाप्त होगा तो बताइए कितने माह के बाद, 2 माह, 3 माह, 4 माह या फिर 6 माह? तो इसका आंसर होगा 6 माह। वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर ही वार्षिक साधारण सम्मेलन जो है बुलाना आवश्यक है। इसका वर्णन किस में है? अभी जस्ट पीछे बताया था, धारा 49 में। ठीक है, धारा 49 के अंतर्गत वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने की बात की गई है। डायरेक्ट याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न, ये है हमारा आज का 10वां और आखिरी प्रश्न। प्रश्न है कि लिखित अध्यापेक्षा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन आवश्यक है। विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? अभी तो हमने पीछे देख लिया था किस तरह का वार्षिक साधारण सम्मेलन जो कि अनुच्छेद 49 में था। अब किसकी बात हो रही है? विशेष साधारण सम्मेलन। विशेष साधारण सम्मेलन के लिए कौन सा धारा बताया? मैं पीछे बताया था, धारा 50। ठीक है, धारा 50 में कहा गया था विशेष सम्मेलन, विशेष साधारण सम्मेलन। अब बात आता है कि विशेष सम्मेलन जो है, विशेष साधारण सम्मेलन है, वो कौन बुला सकता है? रजिस्ट्रार, या फिर कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों के लिखित रूप से अगर दिया जाए तब, या फिर कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के लिखित रूप से अगर आवेदन दिया जाए तब, या फिर ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई अगर विशेष सत्र बुलाना हो या फिर विशेष साधारण सम्मेलन बुलाना हो
तो रजिस्ट्रार जो है बुला सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे जितने भी सदस्य हैं उसके अगर 1/10 सदस्य, 1/2 या फिर 1/10 सदस्य जो हैं लिखित रूप से अगर यह पेश करें, यह अध्यापेक्षा प्रस्तुत करें लिखित रूप से कि विशेष सम्मेलन बुलाया जाए, तो विशेष साधारण सम्मेलन को बुलाया जा सकता है धारा 50 के अनुसार। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। किससे संबंधित, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत हमने ये 10 प्रश्न देखा। तो ये 10 प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। इन सबको आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाएं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल में नई बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन का अगर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी वीडियो का अगर PDF चाहिएगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको PDF भी मिल जाता है जो अगर ज़रूरत हो तो, या फिर क्वेश्चंस अगर हैं, कुछ डाउट है तो वहाँ पे आपका क्लियर कर लिया जाता है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।